हम सब काम करते हैं। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और काम पे निकल जाते हैं। पर कभी सोचा है कि हम ये सब करते क्यों हैं? पहली नजर में तो जवाब बड़ा सीधा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, पैसों के लिए, घर चलाने के लिए, शायद एक अच्छे प्रमोशन के लिए। लेकिन क्या क्या बस यही है? क्या हमारी पूरी मेहनत सिर्फ महीने के आखिर में आने वाली सैलरी के लिए होती है? ये सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि अगर पैसा ही सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले लोग सबसे ज्यादा खुश और प्रेरित होते। पर हम जानते हैं कि ऐसा हमेशा सच नहीं होता। बिल्कुल नहीं। सालों से बिजनेस की दुनिया एक बहुत ही सरल फॉर्मूला पर चलती आई है। अच्छा काम करो, इनाम पाओ। और बुरा काम करो तो सजा भुगतो। हाँ, जिसे हम गाजर और छड़ी वाला तरीका कहते हैं। स्कूल में अच्छे नंबर लाओ तो खिलौना मिलेगा, फेल हुए तो डांट पड़ेगी। ऑफिस में टारगेट पूरा करो तो बोनस मिलेगा, नहीं किया तो प्रमोशन रुक जाएगा। ये तो हमारे पूरे सिस्टम में रचा बसा है। पर आज हम इसी सोच को थोड़ा कुरेदने वाले हैं। हमारे पास डैनियल एच पिंक की किताब ड्राइव से जुड़े कुछ बहुत दिलचस्प विचार हैं जो इस पूरी धारणा पर ही सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। पिंक का तर्क है कि 21वीं सदी के कामों के लिए प्रेरणा का ये पुराना मॉडल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब कह सकते हैं कि पुराना हो चुका है। काम नहीं करता। असली प्रेरणा कहीं और से आती है। तो आज के इस चर्चा का मकसद यही है कि हम उस असली प्रेरणा के सोर्स कोड को समझने की कोशिश करें और ये पता लगाएं कि अगर इनाम और सजा काम नहीं करते तो फिर क्या करता है, और कैसे कोई अपने काम में उस प्रेरणा को असल में ढूंढ सकता है। तो चलिए शुरुआत उसी पुराने मॉडल से करते हैं जिसके हम सब आदी हैं, गाजर और छड़ी। ये इतना सीधा है कि इस पर सवाल उठाना भी थोड़ा अजीब लगता है। इनाम दो, काम बेहतर होगा, है ना? हाँ, सतह पर तो ये बिल्कुल तर्कसंगत लगता है, और हमें ये भी मानना होगा कि ये मॉडल पूरी तरह से बेकार भी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उन कामों के लिए कारगर है जहाँ कोई रचनात्मकता या सोच विचार की जरूरत नहीं होती। जैसे कोई मैकेनिकल काम हो गया। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जहाँ मजदूरों को 1 घंटे में 100 डिब्बे पैक करने हैं। अब अगर आप उनसे कहें कि 120 डिब्बे पैक करने पर बोनस मिलेगा, तो बहुत संभावना है कि वो तेजी से काम करेंगे और टारगेट पूरा कर लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ काम सीधा है, दिमाग नहीं लगाना, बस हाथ तेज चलाने हैं। लेकिन आज के कितने काम ऐसे हैं? आज तो ज्यादातर नौकरियां नॉलेज वर्क पर आधारित है, जहां समस्या को सुलझाना है, कुछ नया सोचना है, कुछ रचनात्मक करना है। हाँ। और यहीं आकर ये मॉडल फेल हो जाता है। बल्कि पिंक की रिसर्च तो ये दिखाती है कि ये सिर्फ फेल नहीं होता, ये उल्टा असर करता है। एक मिनट, ये बात तो थोड़ी उलझन वाली है। मतलब जब किसी काम में थोड़ी सी भी दिमागी मेहनत लगती है तो बड़ा इनाम देने से प्रदर्शन बेहतर होने की जगह बिगड़ जाता है। हाँ, हर कंपनी तो अपने बेस्ट परफॉर्मर को सबसे बड़ा बोनस देती है, लेकिन ये रिसर्च कह रही है कि वही बड़ा बोनस शायद उनकी रचनात्मकता को खत्म कर रहा है। ये तो बिल्कुल उल्टा है। ये सुनने में उल्टा लगता है, पर इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। सोचिए, आपको एक मुश्किल पहेली सुलझाने के लिए दी गई है। ठीक है। और कहा गया है कि अगर आपने इसे 5 मिनट में सुलझा लिया तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब क्या होगा? मेरा पूरा ध्यान उस पहेली को सुलझाने से ज्यादा उस 1 लाख रुपए पर होगा। बिल्कुल, आपका ध्यान प्रक्रिया से हटकर इनाम पर टिक जाएगा। दिमाग पर एक दबाव बन जाएगा। मैं सबसे आसान और सीधा रास्ता खोजने की कोशिश करूंगा, कुछ नया सोचने के बजाय। सही पकड़ा। वो बड़ा इनाम आपकी सोच को संकीर्ण कर देता है। आप टनल विजन में चले जाते हैं। आप लीक से हटकर सोच ही नहीं पाते, क्योंकि दाव बहुत ऊंचा है। तो जिस रचनात्मकता, जिस नई सोच के लिए कंपनियां आज सबसे ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं, ये गाजर और छड़ी वाला तरीका उसी को मार देता है। ये लोगों को शॉर्टकट लेने और कभी-कभी तो अनैतिक व्यवहार करने के लिए भी उकसाता है, बस उस इनाम को पाने के लिए। तो अगर प्रेरणा का ये बाहरी सिस्टम, ये गाजर और छड़ी आज के कामों के लिए कारगर नहीं है, तो फिर इसका जवाब क्या है? हमें कौन सी चीज चलाती है? पिंक के अनुसार इसका जवाब हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर है। उनका कहना है कि इंसानों में 3 स्वाभाविक और गहरी इच्छाएं होती हैं जो असली प्रेरणा को जन्म देती हैं। अच्छा। ये है स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी, निपुणता यानी मास्टरी, और उद्देश्य यानी पर्पस। स्वायत्तता, निपुणता और उद्देश्य, ये प्रेरणा के 3 स्तंभ हैं। हाँ। तो पहले की बात करते हैं, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। इसका मतलब हुआ आजादी। हाँ, पर यह सिर्फ आजादी से बढ़कर है। ये ओनरशिप या मालिकाना हक की भावना है। ये महसूस करना कि आप अपने काम के ड्राइवर सीट पर हैं।
आपको ये तो पता है कि आपकी मंजिल क्या है, यानी क्या करना है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता, मतलब कैसे करना है, ये तय करने की आपको आजादी है। बिल्कुल। इसमें आपका काम करने का समय, आपकी तकनीक, आपकी टीम, ये सब शामिल हो सकता है। ये भरोसा और आजादी देने वाली बात बहुत दिलचस्प है। मतलब किसी के सिर पे खड़े होकर हर मिनट का हिसाब लेने की बजाय उस पर यह भरोसा करना कि वो अपना काम सबसे अच्छे तरीके से कर लेगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसके मूल में भरोसा ही है। लोग कंट्रोल से नहीं, विश्वास से खिलते हैं। सही बात है। जब आप किसी को स्वायत्तता देते हैं तो आप उसे एक संदेश देते हैं, मुझे तुम पर और तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। और इस भरोसे का नतीजा ये होता है कि वो इंसान उस काम को सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझता है। उसका जुड़ाव और उसकी जवाबदेही दोनों बढ़ जाते हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ कैसे काम करना है इस तक सीमित नहीं है। ये इस बात से भी जुड़ा है कि हम उस काम में कितने बेहतर होना चाहते हैं, जो हमें सीधे निपुणता के विचार तक ले आता है। दूसरा स्तंभ। बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया आपने। दूसरा स्तंभ है निपुणता, यानी मास्टरी। ये किसी ऐसी चीज में बेहतर बनने की हमारी अंदरूनी इच्छा है जो हमारे लिए मायने रखती है। हम सब कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं, किसी कला या हुनर में माहिर होना चाहते हैं। कोई पैसा दे या ना दे, ये इच्छा हमारे अंदर होती है। मुझे याद है जब मैं गिटार सीख रहा था, घंटों तक पता ही नहीं चलता था कि समय कहाँ गया। कोई इनाम नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, बस उस एक कॉर्ड को सही से बजाने की धुन थी। शायद यही वो फ्लो है जिसकी बात पिंक कर रहे हैं। बिल्कुल यही है। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, भूख प्यास का एहसास नहीं रहता, उसी को फ्लो की स्थिति कहते हैं। और ये तभी होता है जब काम आपकी क्षमता के हिसाब से हो। हाँ, ना इतना आसान कि आप बोर हो जाएं और ना इतना मुश्किल कि आप निराश हो जाएं। निपुणता कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन पा लिया और बात खत्म हो गई। ये एक यात्रा है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है, और उस यात्रा में रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होने का जो संतोष मिलता है, वही असली इनाम है। तो हमारे पास स्वायत्तता हो गई, यानी अपने काम को खुद दिशा देने की आज़ादी। निपुणता हो गई, यानी उस काम में लगातार बेहतर होने की इच्छा। लेकिन इन दोनों के होते हुए भी कुछ अधूरा सा लग सकता है अगर हमें ये ना पता हो कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। सही कहा। और शायद यही तीसरा स्तंभ, यानी उद्देश्य, पर्पस, सामने आता है। हाँ, और ये शायद सबसे शक्तिशाली प्रेरक है। हम इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहते, हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं जो हमसे बड़ी हो। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे होने से, हमारे काम करने से दुनिया में कोई फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। जब काम का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना या टारगेट पूरा करना नहीं होता, बल्कि किसी की मदद करना या समाज में कोई सकारात्मक बदलाव लाना होता है, तो प्रेरणा का स्तर ही अलग होता है। तब काम सिर्फ काम नहीं रहता, एक मिशन बन जाता है। हाँ, और फिर छोटी मोटी परेशानियां और रुकावटें उतनी बड़ी नहीं लगती। सही बात है। जब उद्देश्य बड़ा होता है तो मेहनत मजबूरी नहीं लगती। लोग खुद से ज्यादा घंटे काम करते हैं, मुश्किलों से लड़ते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि वे सिर्फ अपनी सैलरी के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हैं। और ये मकसद ही उन्हें हर सुबह उठकर काम पर जाने की असली वजह देता है। इन तीनों स्तंभों को एक साथ देखें, स्वायत्तता, निपुणता और उद्देश्य, तो यह एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर बनाते हैं। लेकिन ये तो हुई थ्योरी की बात। क्या असल दुनिया में कंपनियां इस तरह से काम करती हैं? मुझे गूगल और कुछ दूसरी टेक कंपनियों की 20% समय वाली पॉलिसी याद आती है। हाँ, ये स्वायत्तता का एक क्लासिक और बहुत ही सफल उदाहरण है। उस पॉलिसी के तहत इंजीनियर्स को अपने हफ्ते का एक दिन, यानी 20% समय, उन प्रोजेक्ट्स पर काम करने की आजादी थी जो उनके तयशुदा काम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जिनमें उनकी व्यक्तिगत रुचि थी। कोई बॉस नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, बस अपनी रचनात्मकता और जुनून। और जीमेल और गूगल न्यूज़ जैसे कई बेहतरीन प्रोडक्ट्स इसी 20% समय की देन है। ये हैरान करने वाला है। हैरान करने वाला है, लेकिन अगर आप प्रेरणा के इन 3 स्तंभों को समझें तो ये बिल्कुल लॉजिक लगता है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को स्वायत्तता दी, उन पे भरोसा दिखाया। हाँ, इससे कर्मचारियों को उन चीजों पर काम करने का मौका मिला जिनमें वे निपुणता हासिल करना चाहते थे। और अक्सर ये प्रोजेक्ट्स ऐसे होते थे जो लाखों लोगों की कोई समस्या सुलझा रहे थे, जिससे उन्हें एक उद्देश्य भी मिला। और नतीजा? असाधारण इनोवेशन। बिल्कुल। लेकिन ये तो बड़ी टेक कंपनियों की बात हुई।
जिनके पास बहुत संसाधन है। बिल्कुल। क्या एक छोटी गैर टेक्निकल कंपनी में या एक पारंपरिक नौकरी में स्वायत्तता को लागू करने का कोई और तरीका हो सकता है? ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। स्वायत्तता का मतलब हमेशा 20% समय जैसी महंगी पॉलिसी नहीं होता। ये छोटी छोटी चीज़ों से भी आ सकती है। जैसे एक कस्टमर सर्विस टीम को ये आज़ादी देना कि वे ग्राहकों की समस्याओं को अपने तरीके से सुलझाएं, बजाय इसके कि उन्हें एक बंधी बंधाई स्क्रिप्ट दी जाए। अच्छा। या एक सेल्स टीम को ये तय करने देना कि वे अपना हफ्ता कैसे प्लान करेंगे। ये मानसिकता का बदलाव है, पॉलिसी से ज्यादा। ये कंट्रोल छोड़कर भरोसा करने के बारे में है। ये समझ आता है, पर अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद शुरू से कई लोगों के मन में घूम रहा है। ठीक है, स्वायत्तता, निपुणता, उद्देश्य, ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पैसे का क्या? क्या पैसा मायने नहीं रखता? अगर कोई कहे कि मैं तुम्हें पूरी आजादी और उद्देश्य दूंगा, पर सैलरी आधी मिलेगी, तो शायद ही कोई मानेगा। कोई नहीं मानेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगा। और पिंग भी ऐसा नहीं कहते। पैसे की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। पैसा एक बुनियादी जरूरत या हाइजीन फैक्टर है। हाइजीन फैक्टर? इसका मतलब यह है कि अगर लोगों को इतना पैसा नहीं मिल रहा कि वे अपने और अपने परिवार की जरूरतें आराम से पूरी कर सकें, और उन्हें लगे कि उनके काम के हिसाब से उन्हें ठीक पैसा मिल रहा है, तो वे कभी भी इन ऊंची बातों, स्वायत्तता या उद्देश्य के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। मतलब अगर कोई अपने घर के किराए या बच्चों की स्कूल की फीस को लेकर ही परेशान है, तो उसके लिए प्रेरणा की ये बातें बेमानी हैं। पैसा पहले आता है। एकदम। पिंक कहते हैं कि आपको लोगों को इतना पैसा देना होगा कि पैसे का मुद्दा टेबल से ही हट जाए। जब लोग पैसे को लेकर चिंतित नहीं होते, तभी उनका दिमाग बेहतर काम करने, रचनात्मक होने और बड़े उद्देश्य के बारे में सोचने के लिए आजाद होता है। लेकिन और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बार जब पैसे की वो बुनियादी जरूरत पूरी हो जाती है, तो और ज्यादा पैसा प्रेरणा बढ़ाने की गारंटी नहीं देता। तो पैसा एक तरह से खेल में एंट्री करने का टिकट है, उसके बिना आप खेल ही नहीं सकते। लेकिन एक बार आप मैदान में आ गए, तो खेल जीतने में आपकी मदद स्वायत्तता, निपुणता और उद्देश्य ही करेंगे, न कि और ज्यादा पैसों का लालच। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा है। एक स्तर के बाद ज्यादा बोनस शायद आपको कुछ समय के लिए खुश कर दे, लेकिन वो आपको रोज सुबह बिस्तर से उठकर उत्साह के साथ काम पर जाने की वजह नहीं दे सकता। वो वजह तो इन 3 गहरी साइकोलॉजिकल जरूरतों से ही आएगी। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर किसी के लिए व्यावहारिक कदमों में बदलना हो, तो कोई अपनी नौकरी में, चाहे वो जैसी भी हो, इन विचारों को कैसे इस्तेमाल कर सकता है? इसकी शुरुआत कुछ सवाल खुद से पूछकर की जा सकती है। सबसे पहले स्वायत्तता के लिए पूछें, मेरे काम का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिस पर मेरा सबसे ज्यादा कंट्रोल है? हो सकता है आप अपना पूरा शेड्यूल ना बदल पाएं, पर क्या आप अपने दिन के 1 घंटे को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं? क्या आप अपनी टीम के साथ मिलकर काम करने के तरीकों में कोई एक छोटा सा सुधार ला सकते हैं? स्वायत्तता की तलाश बड़े बदलावों से नहीं, छोटे कदमों से होती है। ठीक है। और निपुणता के लिए शायद ये पूछना कि मैं कल से बेहतर कैसे हो सकता हूं? हाँ, ये आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। क्या कोई ऐसी स्किल है जिसे सीखकर मेरा काम और बेहतर हो सकता है? हर हफ्ते सिर्फ 1 घंटा कुछ नया सीखने या पढ़ने में लगाइए। या आपने किसी भरोसेमंद सहकर्मी से अपने काम पर ईमानदार फीडबैक मांगिए। बिल्कुल। निपुणता का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि प्रगति है, और प्रगति का एहसास अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरक है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, उद्देश्य के लिए मेरे काम से किसका भला हो रहा है? ये सवाल हमें रोज के कामों से ऊपर उठकर देखने में मदद करता है। ये काम सिर्फ मेरे लिए नहीं, और किसके लिए मायने रखता है। सोचिए कि आपके काम का अंतिम लाभार्थी कौन है? कोई ग्राहक, कोई दूसरा डिपार्टमेंट या समाज का कोई हिस्सा? जब आप अपने काम को उस अंतिम प्रभाव से जोड़कर देखते हैं, तो आपको एक वजह मिल जाती है। आपको ये दिखने लगता है कि आपकी मेहनत का कोई मतलब है जो आपकी सैलरी स्लिप से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये नहीं है कि हमें पैसे या प्रमोशन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सार ये है कि हमने प्रेरणा के स्रोत को ही गलत समझ लिया है। हम उसे बाहर खोजते रहते हैं, इनाम और बोनस में, जबकि वो हमारे अंदर ही मौजूद है। बस उसे सही माहौल चाहिए, आजादी का, सीखने का और एक मकसद का। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ बाहरी इनामों पर निर्भर हैं, तो आपकी प्रेरणा एक किराए के घर की तरह है, जिसका किराया आप हर महीने चुकाते हैं। और जिस दिन नहीं चुका पाते, वो आपसे छिन जाता है। हाँ, लेकिन जब प्रेरणा अंदर से आती है, तो वो आपके अपने घर की तरह होती है। वो मजबूत, टिकाऊ
और हमेशा आपके साथ रहती है। मतलब ये कि सच्ची प्रेरणा हमें आज़ादी, विकास और एक बड़े उद्देश्य की भावना से मिलती है। इसी को एक लाइन में कहें तो सच्ची प्रेरणा खरीदी नहीं जाती, उसे जगाया जाता है। तो आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम गहरा सवाल छोड़ना चाहते हैं। एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा हूँ या मैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूँ? इस सवाल का जवाब शायद आपके काम करने के तरीके और शायद आपकी जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। तो ये वादा करें कि काम बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अंदर की आवाज से करेंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।